नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल फसाने अजायब में। दोस्तों, आइए सुनते हैं अमृता प्रीतम का उपन्यास पिंजर का अगला भाग, मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज़ में। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ उपन्यास अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। पूरो के गोल मटोल बेटे को सब जावेद कहकर पुकारते थे। पूरो उसे सुतली की पलंगिया पर डालकर देखती रहती। टांगे चला चला कर वह अपने ऊपर की चादर उतार देता और उसे पैरों में रौंद देता। पूरो ने उसके पाँव में चांदी की पतली सी पाजेब डाल रखी थी। जब वो टांगे मारता, पाजेब की हल्की सी छन छन पलंगिया पर सुनाई देती। लाते चलाते समय जोर लगाने से उसका मुंह लाल हो जाता और उसे हिचकियां आने लगती। फिर पूरो उसके हाथों की ओर देखती। उसकी हथेलियां बहुत ही गोरी चिट्टी थीं और हथेलियों के पीछे की ओर मांस इस तरह उभरा हुआ था कि पूरो को उसके हाथ बिल्कुल मोम के उस बबुए जैसे लगते थे जिसे छुटपन में उसने सियाम से आते हुए कलकत्ते के एक बाजार से खरीदा था। पूरो ने उस बबुए को क्रोशिये से बुनकर एक कुर्ता पहनाया था। छोटे मोतियों को एक धागे में पिरोकर उस बबुए को एक माला पहनाई थी। जावेद के हाथ बिल्कुल उस बबुए के हाथों की तरह थुल-थुल करते थे। मोम का वह बबुआ शायद अभी तक नहीं टूटा होगा। पूरो सोचने लगती, कभी कभी कांच और मिट्टी की वस्तुओं का जीवन भी कितना लंबा हो जाता है। शायद आज भी उस बबुए से पूरो की कोई बहन खेल रही होगी। मुंह अंधेरे ही पूरो खेतों में जाती। रसीद बेटे के पास बैठा था। एक दिन अभी अंधेरा ही था, पूरो खेतों से लौट रही थी। गांव के बाहर मुसलमानों के कुएं पर उसने हाथ पैर धोए और जब अपने घर की ओर लौट रही थी, उसे अपनी गली की एक लड़की कम्मो दिखाई दी। शरद ऋतु की हल्की हल्की ठंड थी। कम्मो पानी की बटलोई को पत्थर के एक छोटे से थड़े पर रखकर खड़ी हो गई थी। पूरो जब उसके पास से गुजरी, कम्मो ने कांपते हुए हाथ से पानी की उस बटलोई को उठा लिया। शायद उसके कंधे बटलोई का भार सहन नहीं कर पाए। बटलोई कम्बो के कंधे से गिरने लगी। बटलोई के नीचे रखी कम्बो की हथेली भार के कारण बीच में दोहरी होती जा रही थी। दाएं हाथ से बटलोई को सहारा देते हुए कम्बो के मुंह से निकला, ओ माँ। पूरो के पांव रुक गए। कम्बो के पास हो गई। मन किया 10-12 बरस की इस लड़की कम्बो के कंधे से बटलोई उतार ले। कम्बो उसके साथ साथ चलती जाए। कम्बो जो पांव से नंगी थी, जो सदा खद्दर के सुथने के पांचे ऊपर को मोड़े रखती थी, जिसकी धारियों वाली कमीज के मुट्ठों पर लगा हुआ पैबंद कभी उधड़ जाता था, कभी फिर लग जाता था, जिसकी चुनरी के पल्ले सदा तार तार लटकते रहते थे, जिसके बाल सदा बांध से जैसे खुश्क और बिखरे रहते थे और जिसे पूरो ने सदा दूर से ही देखा था। आज वह उसके पास जाकर उसके उन कंधों पर से बटलोई उतार ले जिन कंधों की हड्डियां पीतल की बटलोई से टूट रही थीं। बड़ी देर हो गई। बर्तन के भार के नीचे दबी कम्मो ने जैसे पूरो से आज देर न होने का एक सहारा मांगा। अभी तो दिन भी नहीं निकला है, पूरो ने कहा। न जाने कैसे लड़की में को साहस हो आया। उसने अपने कंधों का भार फिर धरती पर रख दिया। बटलोई से कोई एक चुल्लू भर पानी छलक कर कम्बो के कंधों पर गिर पड़ा था। घिसी हुई धारियों वाली कमीज को पार करके पानी की ठंड कम्मो के शरीर में फैल गई। जाड़ों की ठुठुरन कम्मो के बदन में दौड़ गई। पूरो रुक गई। कम्मो पूरो की ओर देखकर हंस पड़ी। एक घड़ी पहले ही वह देर हो जाने के डर के से और बर्तन के बोझ से सहमी हुई थी। पूरो ने कम्मो के चेहरे पर सदा वही भय देखा था। उस समय उसके चौड़े होठों पर फैली हुई हंसी पूरो को ऐसी लगी जैसे उस लड़की को हंसना आता ही ना हो, वह यूं ही अपने होठ मरोड़ रही हो। कम्मो, तू रोज इसी वक्त आती है? कम्मो को जो आवाजें पड़ती थी उनसे पूरो की कम्मो का नाम तो मालूम हो गया था। लगता है आज कुछ देर हो गई, मुझे मार पड़ेगी। कम्मो ने फिर बटलोई पर हाथ धर लिया। उसके चेहरे पर उसकी हंसी कच्चे रंग की तरह उतर गई और फिर वही पुराना भय आ गया।
कम्मो, वह तेरी कौन लगती है? चाची, कम्मो ने कहा, और उसकी बाट बटलोही के भार के नीचे मुड़ गई। कौन जाने उस बोझ के कारण या चाची के नाम से। तू कहे तो मैं तेरी बटलोही ले चलूं, पूरो ने कहा, पर अपना हाथ आगे न बढ़ाया। पूरो को इस बात का ध्यान था कि लोग जानते थे कि उसका नाम हमीदा है, हमीदा रसीद की बीबी, और कम्मो एक हिंदू लड़की थी। बटलोही भ्रष्ट हो जाएगी तो, कम्मो ने निस्संग कहा। पानी तो नहीं होगा, मैं पानी को हाथ नहीं लगाऊंगी, तू जाकर बाहर से बटलोही मार लीजो। कहते कहते पूरो हंस दी, कम्मो भी हंस पड़ी, पर बटलोही उठाए रही। दोनों अभी थोड़ी दूर ही गई होंगी कि कम्बो का पैर मुड़ गया। गिरती हुई बटलोही को पूरो ने थाम लिया, पर कम्बो कक्कर पत्थरों पर गिर पड़ी। कम्बो के पैर में मोच आ गई। पूरो ने बटलोही धरकर कम्बो का पैर थामा, हथेली से कम्बो के पैर को टखने के पास मला। देखते देखते कम्बो उठने योग्य हो गई। पूरी बटलोही उठाकर साथ साथ चलने लगी। ओ माँ, कहकर कम्बो रोने लगी। पूरो को लगा जैसे कम्बो अपने तमाम दुखों के लिए अपनी मर चुकी माँ को ही उलाहना दे रही। पैदा करके हमारे लिए छोड़ गए, पूरो ने कई बार कम्बो की चाची को ये कहते सुना था। कम्बो के माता पिता कोई न था, पिता शायद जीवित था, पर कहते थे उसने शहर में कोई दूसरी औरत रख ली थी और इसी कारण कम्बो से कोई वास्ता न रखता था। पूरो सोच रही थी, जब माएँ मर जाती हैं तब क्या बाप भी पराये हो जाते हैं? सोचते सोचते उसका ध्यान अपनी ओर चला गया। माएँ जीवित हों फिर भी तो पिता पराये ही हो जाते हैं, माएँ भी पराई हो जाती हैं। गांव अब दिखाई देने लगा था, प्रकाश भी बढ़ गया था और उनकी गली का मोड़ भी अब आ गया था। फिर दोनों को यह डर था कि कोई पूरो को बटलोही उठाए ना देख ले। कम्मो ने जब बटलोही संभाली, उसके पांव कांप रहे थे। पूरो ने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए और कम्बो से अलग अपनी गली में मुड़ गई। उसी दिन दोपहर के समय पूरो का लड़का कुछ जिद करके रो रहा था और पूरो उसे बहलाने में लगी हुई थी। जब दरवाजा खोलकर कम्बो उसके घर में आ गई, पूरो ने आगे बढ़कर कम्बो को अपने से चिपटा लिया। लगा उसके पुत्र के अपेक्षा कम्बो को बहलाए जाने की अधिक आवश्यकता है। कम्बो जिसके आंसू पोंछने वाला कोई न था। कम्बो के आंसू पूरो की बाह पर गिर रहे थे। पूरो की जी में रह रह कर आ रहा था, जैसे वह जावेद की माँ है वैसे ही कम्बो की भी माँ बन जाए। कम्बो ऐठ कर रोने लगी। वह उसे उठा उठा कर बैठाए, उसे गोद में लेकर फिरे, उसे चूमते न थके। वह जावेद की माँ है, वह कम्मो की भी माँ बन जाए, वह सब अनाथों की माँ बन जाए। वह एक अच्छी पुत्री नहीं बन सकी, वह एक अच्छी माँ बन जाए। कम्मो हिंदू थी और पूरो एक मुसलमानी थी। कम्मो पूरो के घर का कुछ भी खा नहीं ले सकती थी, पर पूरो का जी कहता था कि वह कम्मो को अपने हाथ से खिलाए, उसे अपने हाथ से दूध का कटोरा पिलाए। पूरो ने फिर कम्बो का पैर मला, हथेलियों से गरम गरम घी लगाया, रुई से सेक किया। कम्बो घर जाने की जल्दी करने लगी। उसकी चाची की लंबी झाड़ू उसकी आंखों में सलाखों की तरह घूम रही थी। कम्बो धुलाई निगदने वाली सुई लेने के बहाने चली आई थी। पूरो ने कम्बो का बादाम वाला गुड़ खिलाया और फिर धुलाई निगदने वाली सुई भीतर से निकाल कर दी। जाड़ा दिन दिन बढ़ रहा था। लोगों ने मोटे कपड़े पहन लिए थे। लोगों ने रुई भरवाकर काली छीट की फतोहियाँ सिलवाई थी। लोगों ने मोटे खेसों में अपने कंधों को लपेट लिया था। कम्बो अपनी उम्र के वर्ष खाए जा रहे थे। न उसके शरीर पर यौवन चढ़ता था, न उसके शरीर पर कभी नए वस्त्र दिखाई देते थे। उसके नंगे पैर अब ठंड से ठिठुरने लगे थे। पूरो ने कम्बो के लिए एक नई जूती बनवाई और कम्बो के लिए अपने पैरों में उस जूती को पहनना आसान बात नहीं थी। बहुत सोच विचार के बाद कम्बो को वह जूती पहना दी गई और कम्बो ने अपनी चाची से कह दिया कि सामने ईख के खेत में पड़ी मिली है। चाची ने यह बात मानी तो नहीं, भला गांव में ऐसी कौन होगी जो नई जूती ऐसे फेंक आए, पर वह चुप रही। कम्बो जूती पहनती रही, किंतु हर रोज तो नई चीजें पड़ी नहीं मिलती। पूरो कम्बो को ठिठुरती हुई हड्डियों को देखती रह जाती। केवल रात के अंतिम पहर का अंधेरा यह बात जानता था कि पूरो कम्बो की एक दो बटलोइयाँ उठाकर उसे राहत ले देने देती थी। कम्बो दिन में एक आध फेरा पूरो के घर का लगा लेती थी। कभी बेलन से रुई साफ कर लेती, कभी चक्की में चने दल देती, कभी इमाम में मसाला कूट लेती।
पूरो उसका हाथ बटाती। चाची का काफी काम हो जाता। नन्हा बच्चा जावेद कम्बो से हिल गया था। कभी कम्बो ना आती तो पूरो उसे छोटे बच्चे का उलाहना देती। जहां तक कम्बो से बन पड़ता वह कभी नागा नहीं करती थी। अब पूरो और कम्बो माँ बेटियों की तरह एक दूसरे से लड़ लेती थीं। दो सहेलियों की तरह एक दूसरे से चिपट चिपट कर बैठ जाती थीं। कई बार पूरो का मन करता कि वह कम्बो के लिए कुछ बनाए। कम्बो के सूखे हुए शरीर पर अब एक हल्का सा उभार आने लगा था। कम्बो के पिचके हुए गालों पर गोलाई आ गई थी। पूरो के घर आकर कम्बो अपने बाल संवारती। पूरो चिकनाई का हाथ लगाकर कम्बो की मेड़ियां काटती। एक दिन सवेरे मुंह अंधेरे कम्बो पूरो को पकड़कर बेतरह रोने लगी। पूरो ने उसकी ओर देखा। कम्बो गन्ने की तरह पेरी हुई जाग पड़ती थी। पूरो ने उसे अपने कलेजे से लगाया, उसका माथा चूमा, पर कम्बो का रोना किसी तरह थपने में ना आता था। आंसुओं से उसकी चुनरी भीग गई थी। आंसुओं से उसके हाथ भीग गए थे। मेरी चाची कहती है जो तू अब उसके घर गई तो मैं तेरा खून कर डालूंगी, कम्बो ने कहा और पूरो की छाती से लगकर सिसक कर रोने लगी। वह जी भर कर रोई। उसको उसका एक सहारा था। उससे अलग करने के लिए कम्बो को कोई हाथ पकड़कर खींच रहा था। पर क्यों? मैंने क्या किया है? पूरो ने पूछा। चाची कहती है, सुना है वह घर से भागकर आई है। तू भी किसी दिन उसी तरह भाग जाएगी। कम्मू ने बताया तो पूरा टूटी हुई पोनी की तरह हो गई। पूरो के मन पर एक के बाद एक चोटें पड़ती रहती थीं। उसका मन और मस्तिष्क इतने थोड़े समय में ही कम से कम 10 बरस बड़े हो गए थे। पूरो 20 वर्ष से अधिक नहीं थी, किंतु आयु उसे जो कुछ नहीं सिखा सकती थी वह जीवन के कुठारा घाटों ने सिखा दिया था। वो बहुत गंभीर हो गई थी। पूरो का मन बड़ी विलक्षण बातें सोचता था, बहुत कुछ सोचता था, पर पूरो को अपने विचारों को व्यक्त करना ना आता था। पानी के टकराने से जैसे झाग उठते हैं और फिर पानी में ही समा जाते हैं, उसी तरह पूरो के दिल में उमंगें उठती और विलीन हो जाती। कभी कभार पूरो रहीम के घर उसके घर की औरतों के पास चली जाती थी। वहां पड़ोस की एक लड़की के पीले चेहरे से वह हैरान सी हुई। कई बार मन करता कि उसे बुला ले। दुखी को दुखी पहचानता है। उस लड़की के मलिन मुख पर बड़ी बड़ी थकी हुई सी आंखें थीं, जो पूरो की ओर ऐसे झुक पड़ती थीं जैसे उन्हें भी पूरो की आवश्यकता हो। होते होते पूरो को पता लगा कि पिछले से पिछले साल इस लड़की का विवाह हुआ था। कोई कहता था कि उस पर भूत प्रेत था, कोई कहता उसे कोई भीतरी रोग था। न जाने उसे क्या हो गया। उसका बदन बहुत कमजोर हो गया था, उसका रंग पीला पड़ गया था। पूरो ने इसी तरह आते जाते उस लड़की से परिचय कर लिया और उस परिचय को उसकी माँ के जरिए से अपने खेस बुनवाकर बढ़ा लिया। अब उस लड़की को सब तारो पुकारते थे। कुछ दिनों बाद पूरो ने सुना तारो को कई बार दौरे भी पड़ जाते हैं। उन दिनों तारो अपने मायके आई हुई थी। अब उसे अपनी ससुराल जाना था। पूरो ने सुना हर बार अपनी ससुराल जाते समय तारो को इसी तरह होता था और जितनी बार वो अपनी ससुराल से लौट कर आती थी हर बार उसकी हड्डियां पहले से अधिक निकली हुई होती थी। देखने वाले अपने मन में समझते थे कि बस 2-3 फेरों की बात है, फिर और सूखने के लिए उसके बदन पर मांस रह ही नहीं जाएगा, फिर और दुखने के लिए उसकी हड्डियों में जान ही न होगी। किंतु कोई कुछ न कहता था। न ले जाने वाले ससुराली कुछ कहते थे, न भेजने वाले मायके वाले कुछ बोलते थे। एक दिन तारो बिल्कुल अकेली बैठी थी। पूरो उसके पास जाकर बैठ गई। पहले भी कई बार उससे थोड़ी बहुत बातचीत कर चुकी थी। आज उससे बातें करने के लिए बैठ ही गई। तारो, कोई सयाना तो बताता होगा, तुझे क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। किसी ने नब्ज तो देखी होगी। बर्क वाले मुरब्बे और अर्क की बोतलें पीते पीते मैं थक गई हूँ। तारो, कुछ तो बता, क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी है? अच्छा है, धरती का कुछ भार हल्का हो जाएगा। तू क्यों चिंता करती है? धरती पर तो न जाने कितना भार पड़ा हुआ है। तेरे न रहने से कितना कम हो जाएगा। अपनी माँ से पूछ कर देख, जिसने तुझे जन्म दिया है, पाला है। पाला होगा, तारो ने बेपरवाही से कहा। 2-4 दिन रो धोकर आप चुप हो जाएगी। वो कौन सी सुखी है? पर ऐसी क्या बात है? माँ से कहें तुझे कुछ दिन और न भेजें, फिर क्या फर्क पड़ जाएगा? जैसी हूँ यहाँ हूँ वैसी वहाँ रहूंगी। हाँ, लड़कियों को कोई कितने दिन रख सकता है? लड़कियां हूँ,
और तारो बुड़बुड़ा कर चुप सी हो गई। तारो के मन में न जाने क्या उलझन थी, न जाने वह क्या कहना चाहती थी पर कह ना पाती थी। लड़कियों का क्या है, माँ बाप चाहे जिसके हाथ में उसके गले की रस्सी पकड़ा दे। तारो ने थोड़ी देर ठहर कर कहा। वहाँ का पानी अच्छा है, पूरो ने पूछा। अच्छा ना भी हो तो अच्छा ही है, तारो ने उत्तर दिया। हो सकता है तुझे वहाँ का पानी माफिक ना आया हो, पूरो ने बात को चलाए रखने के लिए कहा। लड़कियों को सदा पानी माफिक ही आता है, तारो ने कुछ ऐसा कहा कि पूरो उसकी ओर देखती रह गई। तारो, मैं तेरी अपनी हूँ, तू कुछ बताती क्यों नहीं? पूरो ने ऐसे अपनेपन से कहा कि तारो का मन खुल गया। मैं क्या बताऊं, लड़कियों को खुदा ने कुछ कहने के लिए जबान नहीं दी थी। ठीक है तारो, माँ बाप के पास मेरे लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि किसी भी लड़की के लिए माँ बाप के पास जगह नहीं होती, और मेरे पति के पास भी मेरे लिए जगह नहीं है, क्योंकि उसके दिल और घर में एक और औरत बसी हुई है। तारो, क्या तेरे आदमी का पहले ब्याह हो चुका था? तो फिर तेरे माँ बाप ने तुझे वहाँ क्यों दे दिया? उन्हें पहले खबर नहीं थी और न ही उसका पहले ब्याह हुआ। उसने तो बस एक औरत को घर में रखा हुआ है। पर उसके माँ बाप को तो खबर होगी, तभी जानते थे वो औरत उनकी जात की नहीं है, छोटी जात की है। उसके माँ बाप कहते थे कि बहू घर में अपनी ही जात की आनी चाहिए। पर उन्होंने यह ना सोचा कि पराई बेटी का क्या होगा। दूसरों के दुख को कौन सोचता है? फिर वह लोग कहते हैं हम रोटी देते हैं, कपड़ा देते हैं, खुला हाथ है, फिर किस बात का दुख है तुझे? जैसे औरत को केवल रोटी और कपड़ा ही चाहिए, पूर्व ने कहा। मेरे मन में आग सी धधक उठती है, तू नहीं देखती? तब देखते हैं। 2 बरस हो गया, रोटी और कपड़े के लिए मैं उसे अपना शरीर बेचती हूँ। देख, मैं बेस्या हूँ, देख मैं बेस्या। कहते कहते तारो गिर पड़ी। उसकी मुट्ठियाँ बेच गईं, उसकी आंखें चढ़ गईं, उसका शरीर लकड़ी के फट्टे की तरह अकड़ गया। पूरो डर गई। तारो के घर में उस समय और कोई नहीं था। पूरो यह न जानती थी कि उसे क्या करना चाहिए। वह डर रही थी, घबरा रही थी। वह तारो की टांग दबाने लगी, उसके कंधे दबाने लगी, उसके तलवे सहलाने लगी। तारो को होश आ गया। तू मुझे हाथ मत लगा, मैं बेस्या हूँ, तू देखती नहीं? तू देखती नहीं तारो? तारो ऐसी बातें कर रही थी। पूरो सोच रही थी कि अभी यह होश में नहीं है। इतने में तारो की माँ आ गई। हाय रे, मैं क्या करूं? एक तो हमें हमारी किस्मत ने मार डाला, अब इसकी बातें मार डालेंगी। तारो की माँ निढाल सी होकर बैठ गई। पूरो चुप रह गई। इसके और इसके भाई ने तो हमारी जान हलकान कर रखी है। लाहौर कॉलेज में पढ़ने गया है, बहन को भी पढ़ा पढ़ा कर बिगाड़ दिया है। देख कैसी उलझुल बातें करती है, तारो की माँ ने कहा। अम्मा, जुर्म भी तो बेचारी पर बहुत हुआ है, पूरो ने कहा। बेटा, हमने लड़की दे दी, हमारा मुंह बंद हो गया, अब हम क्या बोल सकते हैं? वह अच्छी तरह रहे, दुख दे, मर्द की जात है, तारो की माँ ने कहा। मेरे मुंह पर ताला डाल दिया गया, मेरे पैरों में बेड़ी डाल दी गई। उसका क्या बिगड़ा? खुदा ने उसे बंधन में न डाला, उसे बांधने के लिए भगवान जन्मा ही नहीं। सारी रस्सियां खुदा ने मेरे पैरों में डाल दी हैं। तारों की मुट्ठियां बेच गईं, उसकी टांगें फिर अकड़ गईं। उसकी माँ ने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे, चुल्लू भर भर कर उसके मुंह में पानी डाला। पूरो धक सी रह गई। आज उसने पहली बार जाना कि लड़कियां इस तरह भी सोच सकती हैं, लड़कियां इस तरह भी बोल सकती हैं। वैसे तो पूरो के मन में भी गुबार उठा करते थे, पर उन्हें व्यक्त करना उसे ना आता था।